नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्ज़ाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसी के और यूपीएससी के पेपर फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत का इतिहास। तो हम पूर्व मध्यकाल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो उस समय उत्तर भारत की चर्चा तो हमने कल कर ली थी, गुप्तोत्तर काल के समय के जो शासक थे, और जो पूर्व मध्यकाल के राजपूत शासक थे उनकी भी चर्चा कल कर लिया था। आज हम उसी के शासन काल समय काल में दक्षिण भारत के शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, ये आज का टॉपिक हमारा प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, आपको पहले हम संगम युग के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर सुदूर दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण के भूभाग को प्राचीन काल में त्रामिर देश या तमिलकम प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही चोल, पांड्य तथा चेर नामक 3 शक्तियाँ शासन करती थी। संगम तमिल कवियों के मंडल या सम्मेलन को कहा जाता था। 8वीं शताब्दी में एक तमिल ग्रंथ इड़ाइनार अलप्पोरुल पर लिखित भाष्य के अनुसार कुल 3 संगम हुए। ये संगम है, स्थल है और अध्यक्ष है। पहला संगम मदुरई में हुआ, इसके अध्यक्ष ऋषि अगात्यार थे। दूसरा संगम कपाटपुरम या अलैवे में हुआ, इसके अध्यक्ष तोलकाप्पियार थे। तीसरा संगम मदुरा में हुआ, इसके अध्यक्ष नक्कीरार थे। संगम साहित्य के बारे में जानेंगे यहाँ पर दोस्तों। संगम साहित्य अंतिम रूप से 2वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में रचे गए। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए थे। तमिल भाषा दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध भाषा थी और है भी। प्रथम संगम का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरे संगम का एकमात्र ग्रंथ तोलकाप्पियम उपलब्ध है। शेष सभी तृतीय संगम के से संबंधित हैं। चोल वंश, यानी कि इसके अलावा तोलकाप्पियम के अलावा जो ग्रंथ हैं वो तीसरे संगम से संबंधित हैं। चोल वंश दक्षिण पूर्व में चोलों का उदय हुआ। इसकी राजधानी उदयपुर थी। इस वंश का सबसे महान शासक करिकाल था। करिकाल का शाब्दिक अर्थ है जले हुए पैर वाला। रुद्र कन्नार जैसे विद्वान इसके दरबार में रहते थे। करिकाल ने सिंचाई है तो अनेक तालाबों का निर्माण कराया। इसके बाद है हमारा पांड्य वंश। दक्षिण में पांड्य का उदय हुआ। इसकी राजधानी मदुरै थी। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक नेडियोन था, जिसका अर्थ है लंबे कद वाला। इसी ने सागर पूजा की परंपरा आरंभ की थी। इस वंश का सबसे महान शासक नेडुजेलियान तलैया लंगानम था, यानी कि जो चोल वंश था इसका सबसे महान शासक जो था ये था नेडुजेलिया तलैया लंगानम। चेर वंश, चेरों का उदय दक्षिण पश्चिम भारत में हुआ। इनकी 2 राजधानियाँ थी। पहली राजधानी थी वंजी तथा दूसरी राजधानी थी तोंडी। चेरों का प्रथम ऐतिहासिक शासक उदयनजीरल था। चेरों का राज्य चिन्ह धनुष था। महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पर हम नेडुजेलियान तलैयांग नाम की बात किए थे। हमने कहा था ये चोल वंश का सबसे महान शासक था, लेकिन ये चोल का नहीं, पांड्य का महान शासक था। महत्वपूर्ण तथ्य, संगम ग्रंथ मणिमेखलय में मदुरा नगर का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तमिल विद्वान पेरुंदेवनार ने महाभारत का तमिल में अनुवाद किया। तीनों संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में हुआ था। इसके संरक्षक भी पांड्य शासक थे। तगडूर के शासक आदिगैमन ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ कराई थी। चालुक्य वंश, अब हम चालुक्य वंश के बारे में जानेंगे। यहाँ पर संगम युगीन चोल
पांड एवं चेर वंश के पतन के बाद दक्षिण भारत में नई शक्ति का उदय हुआ, जिसमें चालुक्य प्रमुख थे। इनके पूर्वज चलुक या चुल्क के नाम से इस वंश का नाम चालुक्य वंश पड़ा। चालुक्यों की शक्ति का केंद्र बादामी या वातापी था। बाद में इनकी शाखाएं बनी। बादामी का चालुक्य वंश, इस वंश का संस्थापक जय सिंह था। इसने राष्ट्रकूटों एवं कदम्बों से संघर्ष कर सत्ता स्थापित किया। इसी ने बादामी पर अधिकार करके यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण कराया। पुलकेशिन द्वितीय, इस वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। इसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। इसने उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया तथा परमेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को, जो कि उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे, इनको नर्मदा नदी के तट पर हराया और परमेश्वर की उपाधि धारण की। रविकीर्त द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय की जानकारी मिलती है। मतलब इस बात की जानकारी कहाँ मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो ये इनके दरबारी कवि थे रविकीर्त। इन्होंने एक ऐहोल की रचना की थी, एक अभिलेख की रचना की थी, ऐहोल अभिलेख की। उसमें इस जानकारी का प्रमाण मिलता है। इसी के शासनकाल में 636 ईस्वी में अरबों का भारत पर पहला आक्रमण थाना बंदरगाह पर हुआ। इसने अरबों को पराजित कर भगा दिया था। फारस के शासक खुसरो द्वितीय का दूत मंडल इसके दरबार में आया था। इसके शासनकाल में चीनी यात्री भेनफांग बादामी आया था। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भेनफांग बादामी आया था। पल्लव वंश, नेक्स्ट है हमारा पल्लव वंश। दक्षिण भारत में सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद पल्लव वंश का उदय हुआ। यानी कि जब सातवाहन साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद पल्लव वंश का उदय हुआ था। पल्लव मूलतः दक्षिण भारत के ही निवासी थे। ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। पल्लव जो थे ये भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। प्रारंभ में ये सातवाहनों के सामंत थे। बाद में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। शिव स्कंद वर्मा यह पल्लव वंश का प्रथम शासक था। इसने कांची को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। विष्णुगुप्त यह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने इसे पराजित किया। सिंह विष्णु, इसके समय से पल्लव वंश की महानता एवं गौरव के युग की शुरुआत हुई। इसने अवन सिंह की उपाधि धारण की। सिंह विष्णु ने अवन सिंह की उपाधि धारण की थी। इसी के दरबार में महाकवि भारवी रहते थे। तो भारवी किसके दरबार के महाकवि थे? ते सिंह विष्णु के दरबार के कवि थे। और ये सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। महेंद्र वर्मन प्रथम, इसका शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से यह पराजित हुआ। इसने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। यानी कि जो महेंद्र वर्मन थे, इन्होंने खुद मत विलास प्रहसन की नामक ग्रंथ की रचना किया था। और ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुए थे। यानी कि चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय थे, इतने बहादुर थे। इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हर्ष को भी हराया था और इन्होंने महेंद्र वर्मन प्रथम को भी हराया था। ये कौन से डायनेस्टी के थे? तो ये थे भाई आपके पल्लव डायनेस्टी के, महेंद्र वर्मन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय ने इनको भी हराया था। नेक्स्ट है हमारा नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल्ल। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक शक्तिशाली एवं महान शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। इसके शासनकाल में ही चीनी यात्री भेनफांग कांची आया था। देखो, चीनी यात्री भेनफांग जो था भारत तो आया था हर्षवर्धन के समय में, और इसके क्या बोलते हैं, पुलकेशिन द्वितीय के समय में ये बादामी आया था भेनफांग, और नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में भेनफांग जो है कांची आया था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आगे हम शंकराचार्य के बारे में जानेंगे। 788 से 820 ईस्वी।
इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। शंकराचार्य का जन्म 588 ईस्वी में केरल में पूर्णा नदी के तट पर बसे कालड़ी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम सुभद्रा था। इनके गुरु का नाम गोविंद पाद था। बद्रिका आश्रम में ही बदरायण के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है इन्होंने, शंकराचार्य ने। महिष्मती या मध्य प्रदेश में मंडन मिश्र एवं उनकी पत्नी भारती को शास्त्रास्त्र में पराजित किया। तो ये जो शंकराचार्य थे ये मध्य प्रदेश में, जो आज का मध्य प्रदेश है, उस समय उसका नाम महिष्मती था, वहाँ पर इन्होंने मंडन मिश्र और उनकी जो पत्नी थी भारती को इन्होंने शास्त्रास्त्र में पराजित किया था। तुंगभद्रा नदी के तट पर श्रृंगेरी मठ की स्थापना किया था इन्होंने, शंकराचार्य ने। और इन्होंने 4 मठ की स्थापना किया था, तो चारों मठ जान लेते हैं। क्योंकि पहला था तुंगभद्रा नदी के किनारे श्रृंगेरी मठ, और दूसरा मठ था इनका पुरी यानी कि उड़ीसा में गोवर्धन मठ। तीसरा मठ था द्वारिका गुजरात में शारदा मठ। चौथा मठ था बद्रिकानाथ आश्रम में ज्योतिर्मठ। 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ में इनकी मृत्यु हो गई थी शंकराचार्य की। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित ये 4 मठ हैं। श्रृंगेरी में श्रृंगेरी मठ, पुरी में गोवर्धन मठ, द्वारिका में शारदा मठ और बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ। अब हम चोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। यहाँ पर 9वीं शताब्दी के मध्य में पुनः चोलों का उदय हुआ। विजयालय चोल वंश का जो संस्थापक था विजयालय, इसका कार्यकाल 850 से 871 ईस्वी तक था। विजय काल चोल साम्राज्य का संस्थापक था। विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक था। पल्लवों की अधीनता में उरैयूर को केंद्र बनाकर इसने अपनी शक्ति का विस्तार प्रारंभ किया। मुत्तरैयरों को पराजित कर उसने तंजौर छीन लिया एवं तंजौर को अपनी राजधानी बनाई। इस उपलक्ष्य में इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। किसने? विजयालय ने। कब नरकेसरी की उपाधि धारण की थी विजयालय ने? तो इन्होंने मुत्तरैयरों को पराजित करके तंजौर छीन लिया था और तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी। उसी उपलक्ष्य में इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। आदित्य प्रथम, इनका कार्यकाल 871 से 907 ईस्वी तक था। यह पल्लव शासक अपराजित वर्मन के अधीन था। ये जो आदित्य प्रथम था यह पल्लव शासक अपराजित वर्मन के अधीन था। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण अपराजित वर्मन के विरुद्ध इसने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह में इसने अपराजित वर्मन की हत्या कर दी एवं पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया। इस उपलक्ष्य में इसने कोदंड राम की उपाधि धारण की। सामंतवाद वो होता था दोस्तों, तो इनको सैलरी में पैसे के स्थान पर ज़मीन दिया जाता था। जब ये बहुत सारे ज़मीन के मालिक हो जाते थे तो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेते थे। इसी को सामंतवाद कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह आदित्य प्रथम के साथ किया था। नेक्स्ट है हमारे परांतक प्रथम, इनका कार्यकाल 907 से 955 ईस्वी तक था। गद्दी पर बैठते ही राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के साथ युद्ध हुआ। इसके जीवन के अंतिम वर्षों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने इसके राज्य पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप तट्टोलम का युद्ध हुआ जिसमें परांतक प्रथम पराजित हुआ। नेक्स्ट है हमारे राजराज प्रथम, इनका कार्यकाल 985 से 1014 ईस्वी तक था। यह इस वंश का पहला महान शासक हुआ। राजराज प्रथम ने लंका अभियान किया एवं यहाँ के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर उत्तरी लंका पर अधिकार कर लिया। इसने उत्तरी लंका की राजधानी पोलोन्नुरुवा को बनाई और इसका नया नाम जन्ननाथ मंगलम रखा। राजराज प्रथम की बात हो रही है। राजराज प्रथम ने क्या किया था? उत्तरी लंका की राजधानी पोलोन्नुरुवा को बनाया था और इसका नया नाम जन्ननाथ मंगलम रखा था। राजराज प्रथम के काल से ही चोल चालुक्य संघर्ष की शुरुआत हुई थी। इसने चालुक्य शासक सत्याश्रय को पराजित कर वेंगी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। राजराज प्रथम द्वारा मालदीव एवं कलिंग विजय का भी उल्लेख मिलता है। राजेंद्र प्रथम, इनका कार्यकाल 1014 से 1044 ईस्वी तक था। इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। जो राजेंद्र प्रथम था ये चोल वंश का सबसे महान शासक हुआ।
इसने लंका अभियान किया और यहाँ के शासक महेंद्र पंचम को पूर्णतः पराजित कर संपूर्ण लंका जीतकर चोल राज्य में मिला लिया और महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर अपने कारागार में रख दिया। यानी कि जो ये राजेंद्र प्रथम थे, इन्होंने पूरे लंका पर अपना अधिकार कर लिया था और महेंद्र पंचम को हराकर बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। इसने दक्षिण पूर्व एशिया स्थित कटाह राज्य यानी कि श्री विजय पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक संग्राम विजय तुंगवर्मन को पराजित कर बंदी बना लिया। दक्षिण पूर्व एशिया विजय के उपलक्ष्य में इसने कडार कोंड की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम अपने पुत्र विक्रम के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया और यहाँ के शासक महिपाल को पराजित किया। बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाने लगा। राजेंद्र प्रथम इस विजय को स्मारक विजय बनाने हेतु गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की और गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाई। राजाधिराज प्रथम, इनका कार्यकाल 1044 से 1052 ईस्वी तक था। चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर उसकी राजधानी कल्याणी में राज्याभिषेक कराया और इस उपलक्ष्य में विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। चोल शासकों में इसी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। चोल शासकों में राजेंद्र प्रथम ने ही अश्वमेध यज्ञ किया था। कुलोत्तुंग प्रथम, इनका कार्यकाल 1070 से 1122 ईस्वी तक था। ये जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था ये राजेंद्र प्रथम ने नहीं, राजाधिराज प्रथम ने करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम, इनका कार्यकाल 1070 से 1122 ईस्वी तक था। इसका लंका नरेश विजय बाहु के साथ लंबा संघर्ष चला। अंततः दोनों में संधि हो गई और इसने लंका को चोल प्रभुत्व से मुक्त कर दिया था। कुलोत्तुंग प्रथम ने लंका को आज़ाद कर दिया था। इसने अपने राज्य की समस्त भूमि की पैमाइश कराई एवं कर निर्धारण की लाभकारी प्रणाली प्रारंभ की। इसने छोटे छोटे अनेक करों को समाप्त कर सुगंध विर्त यानी कि करों को हटाने वाला की उपाधि धारण की। सुगंध विर्त यानी कि करों को हटाने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये कुलोत्तुंग प्रथम ने किया था, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे कई सारे कर हटा दिए थे। कैंटन यानी कि चीन के बौद्ध विहार को इसने 6 लाख मुद्रा दान स्वरूप दिया था। यानी कि कैंटन चीन में एक बौद्ध विहार था जिसको इन्होंने 6 लाख मुद्रा दान में दिया था। कुलोत्तुंग द्वितीय, इनका कार्यकाल 1135 से 1150 ईस्वी तक था। यह कट्टर शैव था, यानी कि यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसने चिदम्बरम स्थित नटराज मंदिर के प्रांगण में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। तो ये जो कुलोत्तुंग द्वितीय थे, इसने चिदम्बरम में एक नटराज मंदिर के प्रांगण में भगवान विष्णु की मूर्ति थी, तो इसको इसने समुद्र में फेंकवा दिया। क्यों फेंकवा दिया था? क्योंकि ये कट्टर शैव को मानने वाला व्यक्ति था। कुलोत्तुंग तृतीय, यह इनका कार्यकाल 1179 से 1216 ईस्वी तक था। यह एक वंश का अंतिम महान शासक हुआ। इसके शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा। अकाल के समय में व्यापक राहत कार्यवाही की प्रजा में धन एवं अनाज के वितरण के साथ इसने बांधों एवं तालाबों का निर्माण कराया। अतः यह अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। चोलकालीन साहित्य, चोल काल में तमिल भाषा का अत्यधिक विकास हुआ। इस काल में तमिल भाषा के अनेक ग्रंथ रचे गए। ग्रंथ इस प्रकार के हैं। जयंगोदार ने कलिंगत्तुपर्णी नामक ग्रंथ की रचना की थी। सैकिलार ने पेरिय पुराणम की रचना किया था और ओतुकुत्तन ने कुलोत्तुंग सोलन उला की रचना किया था और कम्बन ने रामावतारम यानी कि तमिल रामायण की रचना किया था। रामावतारम की रचना किया था, इसको तमिल रामायण भी कहते हैं। चोलकालीन मंदिर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मंदिर है, निर्माता है और इसका स्थान है। विजयालय चोलीश्वर मंदिर, इसका निर्माण विजयालय ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? तो नर्तमालय में करवाया था। सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण आदित्य प्रथम ने
तिरुक्कटल्लय में करवाया था। नागेश्वर मंदिर का निर्माण आदित्य प्रथम ने कुंभकोणम में करवाया था। और बालसुब्रमण्यम मंदिर का निर्माण आदित्य प्रथम ने पुदुकोट्टई में करवाया था। कोरंगनाथ मंदिर श्रीनिवासल परांतक प्रथम ने श्रीनिवासन नल्लूर में करवाया था। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने तंजौर में करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में करवाया था। ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज द्वितीय ने दारापुरम में करवाया था। और कंपरहेश्वर मंदिर का निर्माण कुलोत्तुंग तृतीय ने त्रिभुवनम में करवाया था। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और प्राचीन काल और पूर्व मध्यकाल का हम पाठ समाप्त कर चुके हैं। कल के हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके के वीडियो को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर। तब तक आप नोट्स बनाइए, वीडियो को देखिए, एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।